नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जोशी स्त्री मुक्ति संगठना वर्धा से शून्य कचरा व्यवस्थापन इस प्रकल्प के बारे में आपको आज बताने के लिए आई हूँ। स्त्री मुक्ति संगठना ये संस्था मुख्यतः बॉम्बे की संस्था है, मुंबई की संस्था है और ज्योतिदेव मापसेकर हमारी अध्यक्षा हैं। और 1980 से ये संस्था कचरा बीनने वाली जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के वेलफेयर के लिए, उनके पहचान बनाने के लिए काम कर रही हैं। पहले इन महिलाओं का नगर परिषद में इनका नाम की पहचान भी नहीं थी तो और उनकी हालत बहुत बुरी थी, इसलिए 1980 से कचरा बीनने वाली महिलाओं के साथ ज्योतिदाई ने काम शुरू किया। और अभी ये काम बढ़ के मुंबई और थाने में है, साथ साथ पूना में भी ये काम शुरू हो गया है। और 2016 से वर्धा में भी शून्य कचरा व्यवस्थापन के प्रकल्प के तहत हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। 2018 से यवतमाल में भी ये प्रकल्प की शुरुआत हुई है। जब 2016 में वर्धा में इस प्रकल्प की शुरुआत हुई तब कचरा बीनने वाली महिलाओं का कहीं पर भी कोई पहचान नहीं थी। नगर परिषद में उनकी कोई नोट भाई नहीं था कितनी कचरा वाचक महिलाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी एक साथी है नैना पाटिल, उन्होंने जाके ये आरवी नाके की कचरा वाचक महिलाओं का सर्वे शुरू किया। मतलब शुरुआत में तो ये महिलाएं अपनी बस्ती में जाने भी किसी को देती नहीं थी, लेकिन फिर भी नैना ने वो कचरा बीनने वाली महिलाओं के साथ घूम घूम के उनका सर्वे शुरू किया, उनके साथ में दोस्ती की। और फिर अभी की जो स्थिति है, जो सर्वे से हमें जानकारी मिली, उस हिसाब से आरवी नाका वर्डर बस्ती जो है वर्धा में, उसमें करीब 156 महिलाएं हैं। बोरगांव में 73 महिलाएं हैं, इतवारा में 22 महिलाएं हैं, पारदी बेड़ा जो रेलवे स्टेशन के पास है वहाँ पर 22 महिलाएं हैं, हिंगन घाट में 14 महिलाएं हैं और आरवी ब्लॉक में 22। इस तरह वर्धा जो जिला है, वर्धा जिले में कुल 323 कचरा बीनने वाली महिलाएं हैं। सबसे पहले हमने इनके जो मूलभूत डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, इनके पास पहचान पत्र नगर परिषद से नहीं थे, आधार कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे, तो इसलिए सबसे पहले हमने इनके नगर परिषद में इनकी नोट करवा के इनके जो आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम किया। साथ साथ में इनके आधार कार्ड किसी के नए बनाए, किसी के अपडेट किए। फिर अंत्योदय योजना के अंतर्गत इनके राशन कार्ड बनाए ताकि इनको कम पैसे में जो ज़्यादा ध्यान में मिल सके। वोटर आईडी इनके बनाए और साथ में बैंक में अकाउंट खोला, बैंक के पासबुक वगैरह बनाए। तो अभी काफ़ी अच्छी स्थिति है। जो एक नागरिक होने के जो मूलभूत डॉक्यूमेंट्स हैं वो करीब करीब सभी महिलाओं के पास है। आधार कार्ड तो सभी के पास है, राशन कार्ड भी 80-90% महिलाओं के पास राशन कार्ड है। इसी तरह से हमने बोरगांव, हिंगन घाट, आरवी, ये सभी जगहों पर महिलाओं के बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में उन्हें मदद की और बनाए। ये कुछ महिलाओं को अंत्योदय योजना अंतर्गत राशन कार्ड वाटप किया। एक बार में करीब 80 महिलाओं का राशन कार्ड बने थे। इसमें काफ़ी हमें संघर्ष करना पड़ा क्योंकि महिलाओं के पास में आधार कार्ड भी नहीं थे और आधार कार्ड के लिए जन्म का एक पुरावा चाहिए होता है, जन्म का सर्टिफिकेट चाहिए होता, वो भी इन लोगों के पास नहीं था। क्योंकि ये सब भटके विमुक्त जाति के लोग हैं, कहीं कहीं से आए हुए हैं। तो कहीं स्कूल में कोई बच्चे, इनकी जो पहली पीढ़ी जो है, 2-3 पीढ़ियाँ जो पहली है वो स्कूल में भी गई नहीं है, सब अनपढ़ हैं। तो स्कूल का भी कोई सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, जो डिलीवरी है वो भी हॉस्पिटल में नहीं हुई है, तो जन्म का जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आधार कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन धीरे धीरे 4 साल में अभी ये चीज़ें हुई हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स हमें दे चुके हैं। और अभी खास करके लॉकडाउन के समय में ये जो राशन कार्ड सबको मिल गया तो उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी मात्रा में अच्छा अनाज मिला, काफ़ी 30-35 किलो अनाज एक परिवार को मिला और उससे उनको काफ़ी फायदा हुआ। ये जो बाजू में फ़ोटो है, इसमें नगर परिषद की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से इन्हें हमने ओळख पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड भी दिए ताकि इनकी एक आइडेंटिटी हो कि हाँ, वर्धा नगर परिषद में इतने कचरा बेचक महिलाएं हैं। उनको नगर परिषद ने रिकॉग्नाइज किया ताकि नगर परिषद की जो सरकारी योजनाएं हैं या जो कचरा व्यवस्थापन के अंतर्गत वो जो ये महिलाएं हैं इनको वो शामिल कर सके, क्योंकि उनके पास में नगर परिषद का भी जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है। ये इसी तरह से हमने उनके पैन कार्ड भी बनाए, जाति के प्रमाण पत्र बनाए। जाति के प्रमाण पत्र बनाना ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि उसके लिए 1961 का जो है वो सर्टिफिकेट पुरावा चाहिए होता है और जो इन लोगों के पास नहीं, क्योंकि इनको अपने पिछली पीढ़ी पता नहीं है तो 3 पीढ़ी के पहले का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे।
तो काफ़ी कलेक्टर से मिलके और एसडीओ साहब से मिलके हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि इनका जो अभी अगली पीढ़ी है उन्होंने तो कम से कम पढ़ाई करनी चाहिए। तो पढ़ाई करने के लिए उनको स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो काफ़ी अभी भी कुछ 50-60 लोगों की जातीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा, पर अभी काफ़ी 30-40% महिलाओं के सर्टिफिकेट बन गए हैं और बाकी के प्रक्रिया में। उसके साथ में जो कचरा बीनने वाले महिलाएं हैं, इनके साथ साथ में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आपने देखा होगा अपने सिर पे कुछ महिलाएं बर्तन लेके घूमती हैं और बोलती हैं कि हमें बाल दीजिए, हमारे जो कंघी करने के बाद जो बाल निकलते हैं वो बाल दीजिए, और बाल के एक्सचेंज में ये कुछ जो है बर्तन कप वगैरह देती हैं, कभी कुछ छोटे मोटे बर्तन देती है, डब्बे देती हैं, और जो बाल के हिसाब से जो कीमत की वस्तु ये हमें देती हैं। तो जो हमारे बाल हैं इसकी बहुत कीमत है, करीब 3000 रुपये से 4000 रुपये किलो ये बाल जो हैं वो बिकते हैं। तो ये महिलाएं जो हैं वो घर घर जा कर के बाल इकट्ठा करती हैं और एक्सचेंज में कुछ वस्तुएं देती हैं, और उसके बाद में उसी से इनकी आमदनी होती है। इनका कहना है कि हमें उससे 50% प्रॉफिट है, लेकिन इनके लिए इनको बहुत घूमना पड़ता है, कई कई किलोमीटर पैदल चल के बस्ती में ये घर घर जा कर के आवाज़ लगाते हुए घूमती हैं और बाल इकट्ठा करती है और बदले में कुछ वस्तुएं देती हैं। तो हमने फिर क्या किया कि जो गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब जो महिलाओं के छात्रावास हैं, उनके साथ में ये महिलाओं को लिंक किया कि छात्राओं में इनका हमने परिचय दिया, और वहाँ पर परिचय देने के बाद में जो लड़कियां हैं वो सब आके अपने बाल जो है वो दिखाती है, इनको इकट्ठा करती है। पहले हमने उनके साथ में एक अवेयरनेस कैंप लेके महिलाओं को बताया, लड़कियों को बताया कि आप अपने अपने जो बाल हैं वो इकट्ठा कीजिए। और बाद में जब महिलाओं ने बाल इकट्ठे किए, लड़कियों ने बाल इकट्ठे किए, तो फिर हम हमारी जो कचरा वेचक महिला कविता का चित्र दिख रहा है इसमें, कविता गायकवाड़ को ले गए, और फिर लड़कियों को लगने वाली जो वस्तु है जैसे कि हेयर क्लिप्स है, रबर बैंड है, बिंदी है, शो पिन्स हैं, इस तरह की लड़कियों को हॉस्टल में लगने वाली जो वस्तुएं हैं वो उन्होंने वो बालों के उसमें बदले में जो है कविता ने लड़कियों को दी। तो इससे एक फ़ायदा हुआ कि एक ही जगह पर जहाँ पे 50 लड़कियाँ 200 लड़कियाँ हैं, तो एक ही जगह पर कविता को काफ़ी सारे बाल मिल गए, और लड़कियों को भी उसके बदले में आसानी से जो है हेयर पिन, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, जो लेडीज़ आइटम्स होते हैं वो उनको अच्छे से मिल गए, वो उस चीज़ को हम बहुत इन्जॉय किया। और एक जगह तो नर्सिंग हॉस्टल में हमको ऐसा अनुभव आया कि वहाँ की जो वार्डन मैडम थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी। तो वहाँ पर लड़कियों के पास उतने बाल इकट्ठा नहीं थे, लेकिन संक्रांत के समय में जो है वो मैडम ने कहा कि ठीक है, आपके पास जितने भी वो कान के टॉप्स वगैरह होते हैं, कान के कुंडल होते हैं, वो सब वो मैडम ने खरीदे और लड़कियों को संक्रांत की भेंट के रूप में दिए, ताकि ये जो हमारी महिला थी कविता, इसको भी मदद हुई और लड़कियों को भी अच्छे कान के टॉप्स मिल गए। तो इस तरह से समाज भी जो है इस तरह की महिलाओं को मदद करता है। इसके साथ में जो दूसरा फोटो हम देख रहे हैं उसमें ज्योतिदाई मापसेकर हैं, जो हमारी अध्यक्षा हैं, वो उस समय विजिट के लिए वर्धा आई थी। हमने जो ये महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं अनपढ़ हैं, तो इनको साइन करना सिखाना है, इनको बेसिक अक्षर ज्ञान सिखाना है, लिखना पढ़ना सिखाना है। तो हमने करीब 35 महिलाओं को 6 महीने तक उनका एक अक्षर ज्ञान का क्लास लिया, और जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो हैं ये लिखना पढ़ना सीखी। एक्चुअली ये सब महिलाएं आंध्र की हैं, तो इन्हें मराठी बोलना तो आता है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता। वैसे भी ये अशिक्षित होने से इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। तो हमारी एक मानकर मैडम है, उन्होंने इनको बहुत मेहनत से अक्षर ज्ञान सिखाया और लिखना पढ़ना सिखाया। तो ज्योतिदाई जो है उस दिन क्लास में आके ज्योतिदाई मापसेकर ने इनको गाने सिखाए। तो इस तरह से महिलाएं भी जो है हमारे एक्टिविटीज़ में काफ़ी शामिल होती है, उनको बड़ा मज़ा आता है। साथ में ही महिलाओं का थोड़ा आर्थिक विकास भी होना चाहिए, इसलिए हमने महिला बचत समूह बनाए हैं। तो अकेले आरवी नाके पर इस समय 5 महिला बचत समूह हैं। सावित्रीबाई फुले बचत समूह है, रेणुका बचत समूह है, आरती बचत समूह है, ज्योति बचत समूह है, महालक्ष्मी बचत समूह है। और इस 5 बचत समूह में करीब 60 से 65 महिलाएं जो एक्टिव हैं। और साथ साथ में बोरगांव में हमारा एक अनुग्रह बचत समूह है, यवतमाल में इसी तरह से रमाई बचत समूह है। तो बचत समूह से फ़ायदा ये होता है कि एकदम 3 महीने के अंदर ही ये महिलाओं को बचत गट को 10,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड मिलता है, जिसको कि वो खर्च कर सकती हैं। और दूसरा 1-2 बचत गट जिन्होंने अच्छा रिपेमेंट वगैरह किया तो उनको 90,000 तक का लोन भी मिला है। तो बचत समूह का सबसे बड़ा फ़ायदा ये महिलाओं को ये हुआ कि जो इमरजेंसी का पैसा चाहिए, किसी के यहाँ बीमारी है, किसी को अपने धंधे के लिए पैसा चाहिए, किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, किसी को बाहर किसी को घर में व्यक्ति को जाना है उसके पैसा चाहिए, तो इमीडिएटली इनको बचत समूह से लोन मिल जाता है। 2,000, 5,000 तक लोन मिल जाता है, और इसका बहुत छोटी किस्तों में
और सिर्फ 2% के ब्याज पर ये बचत का जो है वो बैंक को चुकाना पड़ता है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक भी बचत गढ़ जो है वो बंद नहीं हुआ और सभी का रीपेमेंट बहुत अच्छा है। तो रीपेमेंट अच्छा होने से इन महिलाओं को बैंक की तरफ से और भी ज़्यादा लोन मिल रहा है, जो इनके अपने अपने कुछ छोटे छोटे काम में, धंधे में ये महिलाएं लगा पा रही है। साथ साथ में हम लोग इनके साथ में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी लेते हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले जयंती का कार्यक्रम है, संक्रांत का तिल गुड़ का कार्यक्रम है, उसके साथ में कुछ स्कूल के बच्चों के साथ में हम लोग 15 अगस्त का कार्यक्रम करते हैं, 26 जनवरी का कार्यक्रम करते हैं, ताकि ये सब महिलाएं इकट्ठे हों, इनका मोटिवेशन बढ़े। और बच्चों के साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हमने जो है ट्यूशन क्लासेस भी शुरू, क्योंकि सब बच्चे पढ़ाई में इतने तेज नहीं होते हैं, इनको कुछ मदद की ज़रूरत होती है। तो हमारी तरफ से एक टीचर हमने अपॉइंट की है, जो दोनों जगह बोरगांव में और आरवी नाके पे ये महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाती है। तो उससे बच्चों की बहुत अच्छी होती है और बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है, सब बच्चे पास हो जाते हैं। तो उनकी जो माँ है उनको भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा बच्चा अच्छे प्रोग्रेस कर रहा है। और सभी महिलाएं चाहती है कि उनकी जो अगली पीढ़ी है उसमें बच्चे जो है उन्हें कचरा बिनना ना पड़े, वो फिर कचरा वेचक ना बने। तो सभी महिलाएं चाहती हैं कि बच्चे पढ़ें, इसलिए उसके लिए महिलाएं भी बच्चों को इनकरेज करती है और हम भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनको ट्यूशन क्लासेस देते हैं। कुछ साहित्य, कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ती है कभी, तो किताबें भी हम लोग खरीद देते हैं। कुछ ड्राइंग क्लास भी हमने छुट्टियों में बच्चों के लिए ली थी। इसलिए बच्चों को और माओं को दोनों का मोटिवेशन का काम, उनका उत्साह बढ़ाने का काम जो है हम संस्था के माध्यम से करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं वो है ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का ठीक तरह से व्यवस्थापन। अब देखिए, नेचर में यदि हम प्रकृति की तरफ देखें तो प्रकृति ने जो कचरा निर्माण होता है प्रकृति में, उसका व्यवस्थापन प्रकृति स्वयं करती है। अभी हम इस फोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ गिरी हुई हैं। अब ये पेड़ों की पत्तियों को हम वेस्ट कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि प्रकृति ने ही सूक्ष्म जीवाणु का निर्माण किया है। जो सूक्ष्म जीवाणु के लिए ये जो कचरा है, जो सूखी पत्तियाँ हैं, ये घास फूस है, ये उनका भोजन है। और ये पत्तियाँ, ये कचरा जो है वो सब सूक्ष्म जीवाणु खाते हैं, पचाते हैं, उसका अच्छा खाद बनता है। और बारिश होने के बाद जब अगली फसल आती है, जो बीज अंकुर होता है, तो वो बीज को यही खाद जो है वो बीज के लिए उपयोगी होता है। और अच्छे से उसे जो पौधों की अगली जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अच्छा खाद मिल जाता है। तो नेचर में जो वेस्ट क्रिएट होता है उसका रिसाइकल और रीयूज नेचर स्वयं करता है। इसी तरह से हम यदि एनिमल वेस्ट की बात करें, इसे गोबर है। अब गोबर भी आप सभी जानते हैं कि गोबर एनिमल वेस्ट है। गोबर एक सिंबॉलिक है, बकरी का भी हो सकता है, गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, और अलग अलग जानवरों का गोबर होता है। ये जो गोबर है, एनिमल वेस्ट जो है, इसका भी अच्छी तरह से खाद होके खेती में इसका उपयोग होता है, जिससे ज़मीन जो है वो उपजाऊ बनती है। ये मतलब जो प्रकृति ने बनाए पौधे, वनस्पति वनस्पति सृष्टि है और जीव सृष्टि, मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे और जानवर, हम लोग भी जानवर में ही आते हैं। तो प्रकृति ने ये एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट का अच्छी तरह से रिसाइकलिंग का नियोजन किया है। पर हम जो होशियार हैं, हम अपने आप को इंसान बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को, हमने अपने वेस्ट का क्या किया? हमने इस तरह के कूड़े निर्माण किए जहाँ पे सभी प्रकार का सड़ने वाला कचरा और नहीं सड़ने वाला कचरा, बायोलॉजिकल वेस्ट, नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट, सब हमने इकट्ठा कर दिया। उसमें प्लास्टिक भी है, रबर भी है, कागज़ भी है, हरा कचरा भी है, कांच भी है। तो जितने अलग अलग प्रकार का कचरा हम अपने घरों में निर्माण करते हैं, वो सारा इकट्ठा करके हम कूड़े में फेंक देते हैं। और इस तरह से शहर से, कॉलोनी से ये सारा वेस्ट इकट्ठा होता है। और हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पहाड़ जो है वो शहर इसके निर्माण हो गए कचरे के। और इसीलिए हम लोग जो है इसके लिए एक जन जागृति शिविर प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें कि हमारी एक छोटी सी फिल्म भी है, कचऱ्याची गोष्ट। वो फिल्म दिखाते हैं और हमने कचरे को इकट्ठा करके कितनी बड़ी समस्या निर्माण की है। और इसी कचरे का यदि अलग अलग तरह से नियोजन करें, अलग अलग सेग्रीगेशन करें, उनको अलग अलग विलगीकरण करें, तो इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में वो फिल्म है। और उसी विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। शून्य कचरा व्यवस्थापन का मतलब है कि कचरा अलग अलग करके हर प्रकार के कचरे का ठीक तरह से पुनर्उपयोग किया जाए, उसका पुनर्चक्रण किया जाए। अब एक उदाहरण के लिए बताते हैं कि वर्धा में नालवाड़ी में गीताई नगर में वार्ड नंबर 1 के एक वार्ड का कचरा
जो है 2 रिक्शा गाड़ी जो कचरा है वो हम लोग लेते हैं। वो हमारे पास एक जगह हमें ग्राम सेवा मंडल ने दी है, तो वो ग्राम सेवा मंडल उस जगह में हम ये कचरा व्यवस्थापन का काम शुरू करते हैं। हमारी जो संस्था का जो वर्धा में जो ऑफिस है वो ग्राम सेवा मंडल गोपुरी के परिसर में है, और उसके से थोड़े ही दूर पर कचरा व्यवस्थापन का जो काम हम लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये 2 हमारी जो कचरा बीनने वाली महिलाएं हैं, ये महिलाएं ये जो 2 रिक्शा गाड़ी कचरा आता है उसको सेग्रीगेशन करती है, उसका विलगीकरण करती है। मतलब कचरे का ढेर जो है पूरा इकट्ठा आता है हमारे पास, और उसके बाद में ये जो 2 महिलाएं हैं उसमें पॉलीथीन बैग्स होते हैं, पेपर का वेस्ट होता है, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, डाइपर्स होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होता है, और हरा कचरा भी होता है जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है, ग्रीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी होता है। उसका भी सब अलग अलग कचरे का सेपरेशन करते हैं और फिर हर एक कचरे का अलग अलग ढंग से उपयोग करते हैं। इतने प्रकार का कचरा होता है। ड्राई वेस्ट में क्या हुआ, हरी पत्तियां हैं, सब्जियों का कचरा है, फूलों का कचरा है, कुछ जानवरों का भी कचरा आता है, गोबर भी आता है, नख हमारे नाखून आते हैं, हमारे बाल आते हैं, इस तरह का सारा कचरा जो है वो बायोलॉजिकल वेस्ट में आता है। साथ साथ में जो नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो नहीं सड़ने वाला जो कचरा है, उसमें पेपर है, हार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, पैकेट्स हैं, बॉटल्स हैं, डिस्पोजेबल मटेरियल्स हैं, मेटल है, कपड़ा है, रबर है, ग्लास है, ई वेस्ट है, मोबाइल के चार्जर, मोबाइल, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट में आते हैं। साथ साथ में कुछ घातक कचरा भी आता है, विशेष करके जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हैं और एडल्ट डायपर्स हैं, ये भी आता है। अब हमारी महिलाओं को ये सारा कचरा हाथ से अलग करना पड़ता है। हम लोगों ने कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए कि आप जो अलग से एक गाड़ी में बोरा लगा हुआ है उसी में अपने डायपर्स और नैपकिन डालिए ताकि उसको अलग से हम लोग डिस्पोज कर सकें। इस सबको हम खड्डे में बरी करते हैं तो अलग से डिस्पोज कर सकें, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बाद, मीटिंग्स के बाद, फिल्म दिखाने के बावजूद भी वो सारा कचरा भी इसमें इकट्ठा होता है। और कभी कभी हॉस्पिटल वेस्ट भी आ जाता है, जैसे भी इंजेक्शन की सुइयाँ हैं और कुछ डिस्पोजेबल ग्लास के बॉटल्स वगैरह वो भी सब आते हैं, जिससे कई बार हमारी महिलाओं को चोट भी लग जाती है। बैटरी के सेल्स हैं, कलर्स हैं, केमिकल्स हैं, ये सारा कचरा भी उसके साथ में आता है, जो ये महिलाएं अपने हाथ से ग्लोव्स पहन के अलग अलग करती है। अब उसके बाद जो पॉलीथीन बैग्स हैं, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वो पॉलीथीन बैग्स की है। तो ये महिलाएं पहले उस पॉलीथीन बैग को भी अलग अलग करती है। उसमें जो एकदम ख़राब पॉलीथीन है, जो बहुत मतलब मिट्टी में भरे हुए या बहुत चिकने वगैरह होते हैं पॉलीथीन, उनको अलग कर देती है, इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अच्छे पॉलीथीन भी होते हैं जिसको रीयूज़ कर सकते हैं, वो पॉलीथीन ये छाँटती है। और उसके बाद में ये सारे पॉलीथीन बैग्स जो हैं इसको अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। धोने के बाद में सुखाया जाता है धूप में। सुखाने के बाद इसको कट करते हैं और कट करके इसको फिर हम सैनिटाइज करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे कटिंग्स बनाए गए हैं उसके कप में, कट करके सैनिटाइज करते हैं और सैनिटाइज करके हम लोग इसके कुशन्स बनाते हैं। इस तरह से वेस्ट पॉलीथीन बैग्स की जो कटिंग्स हैं उससे हम लोग कुशन्स बनाते हैं, ताकि पॉलीथीन बैग का उपयोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये पॉलीथीन बैग को डिस्पोजल करना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिस्पोज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग उससे कुशन बना रहे हैं और 50 रुपये का एक कुशन के रूप में ये कुशन जो है इसका मार्केट भी हो रहा है। हमारे यहाँ से ही काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। उसके बाद में जो अच्छा पेपर है, जैसे न्यूज़पेपर है या कभी कभी नोटबुक्स आ जाती हैं, कुछ ऐसे मैगजीन्स आ जाती हैं वेस्ट में, तो उसको रीयूज़ करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, जिसमें ये लैम्प शेड्स हैं, बास्केट्स हैं, जूनी जो शादी की पत्रिकाएं हैं उससे फ्लावर्स बनाए हैं, प्लास्टिक के जो वेस्ट है उससे फिर से फ्लावर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छे क्राफ्ट आइटम्स हमारे सहयोगी है निखिल जवादे, जो बहुत अच्छा क्राफ्ट का काम करते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट आइटम्स जो हैं वो वेस्ट पेपर से या वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं और इसको भी हम लोग मार्केट में सेल करते हैं। तो वो भंगार भी इकट्ठा किया जाता है और वो भंगार को फिर हम भंगार के दुकान पे लेते हैं, लेकिन हम लोग इसकी कॉस्ट नहीं लेते। वो भंगार जो है, ये जो कबाड़ है, वो जो कचरा बीनने वाली महिलाएं हैं वो ही ले जाती है। उसका जो भी कुछ 50-100 रुपये मिलता है वो महिलाओं को ही मिल जाता है। पर ये महिलाएं जो है ये हमारे यहाँ रोजी पर काम करती हैं, लेबर वेजेस के रूप में हम इनको जो है पे करते हैं। इनको जो काम करने का पेमेंट हम संस्था की तरफ से करते हैं। जो ग्रीन वेस्ट है, जो जैसे बायोलॉजिकल कचरा, सब्जियों का कचरा है, पेड़ पौधों का कचरा है, फूलों का कचरा है, उसको इस तरह के हमने बड़े बड़े कंपोस्ट के टैंक्स बनाए हुए हैं जो पोर्टेबल हैं। इसमें वो कचरा और गोबर, ताजे गोबर का पानी और कुछ कल्चर मिला के हम लोग इसका खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं।
यही काम जो हमने छोटे लेवल पर किया है, यही काम पूरे वर्धा शहर का इंजाड़ा में होता है। ये आपको सब मैं जानकारी के लिए बता रही हूँ, इसमें हमारी संस्था का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर नगर परिषद ने एक स्विच गियर कंपनी है उसको पूरा ठेका दिया है। और या वहाँ पर एक काफ़ी बड़े पैमाने में 30 गाड़ियाँ जो है, 30 बड़ी गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स गाड़ी कचरा रोज का यहाँ डंपिंग यार्ड पर जाता है इंजाड़ा में, और वहाँ हमारी जो कचरा बेचक बहनें हैं ये इसका वर्गीकरण करती हैं और अलग अलग ढंग से करने के बाद इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक अलग होता है, कागज़ अलग होता है, ग्रीन वेस्ट अलग होता है। तो ये इनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क है तो ये इनके पास ट्रक लोड में मटेरियल होता है। तो ये कपड़ा है, कागज़ है, प्लास्टिक है, इसको ये अंबुजा सीमेंट नाम की कंपनी है, वहाँ पर ये सारा कचरा जाता है और जो ग्रीन वेस्ट है उसे कंपोस्ट बनाते हैं। इस तरह से ग्रीन वेस्ट से जो है वो कंपोस्ट बनता है। इस सब काम में हमारी करीब 20 से 25 महिलाएं जो है रेगुलर लगी थी, लेकिन किसी कारण से जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने इसका महिलाओं को ठीक से पैसा नहीं दिया, तो फिर उन्होंने ये महिलाओं ने वहाँ का काम छोड़ दिया। अभी हमें क्या करना है, अच्छे नागरिक के रूप में, सजग नागरिक के रूप में हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमने कुछ स्कूल्स में या कुछ कॉलोनी में इस तरह के डस्टबिन दिए हैं कि यदि हम सेग्रीगेशन एट सोर्स करें, जहाँ से कचरा निर्माण होता है वहाँ पर ही यदि उसका विलगीकरण हो जाए, सेपरेशन हो जाए, तो इतनी सारी मेहनत कचरे को अलग करने में नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि हमारे कचरे की जो गाड़ियाँ आती है, हमारे घरों के सामने आती है, भले ही वो ग्राम पंचायत की गाड़ी हो या शहर की गाड़ी हो, उसमें कम से कम 2 भाग तो होते ही हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा, और एक अलग से बोरा लटका होता है जिसमें आप भंगार डाल सकते हैं, कबाड़ डाल सकते हैं, और एक अलग से और बोरा लटका होता है जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर डाले जा सकते हैं। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है कि यदि हम लोग अपने लेवल पर, अपने घर के लेवल पर कचरे का वर्गीकरण कर लें, कम से कम 2 तो करें, गीला कचरा अलग करें, सूखा कचरा अलग करें, प्लास्टिक है, कागज़ है, जो भंगार का मटेरियल है वो सब, वो चीज़ें कोड़ा ये है अलग करें, और जो गीला कचरा है जैसे सब्जियों का कचरा है, किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, इसको यदि हम अलग करते हैं तो हम ये समस्या को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ग्रीन वेस्ट जो है इसको हम तुरंत डिकम्पोज कर सकते हैं, और जो या तुरंत इसको मिट्टी में डाल के गाड़ सकते हैं, और जो सूखा कचरा जो है इसको हम स्टोर कर सकते हैं। यदि कचरे की गाड़ी नहीं भी आती है तो प्लास्टिक है, कागज़ है, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, इसको हम यदि एक बोरे में भर के रखें तो 8 दिन 15 दिन तक भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसका स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ गीला कचरा है, और गीला कचरा और सूखा कचरा इकट्ठा होता है तो उसमें से बदबू आती है, उसमें बहुत सारे स्टोरेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये यदि अलग अलग करें तो हमें घर में भी इसको व्यवस्थापन करने में आसानी होगी। तो मुख्यतः 2 डस्टबिन हमारे घर में होने चाहिए, और जो नैपकिन्स और डायपर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको भी अलग से पेपर में रैप करके रखिए, बाहर घर के बाहर रख दीजिए। और वो गाड़ी जब आती है उसमें जो एक अलग से बैग होता है, लाल रंग का बैग होता है, उसमें यदि हम डालते हैं तो ये जो सेग्रीगेशन वाली करने वाली महिलाएं हैं इनकी परेशानी कम होगी और कचरे को सेग्रीगेशन करना आसान हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले डंपिंग यार्ड पर आग लग गई थी, कुछ कारण से मजदूर बंद हो गए थे। अब ऐसे समय में जब कुछ क्राइसिस होता है, मजदूर नहीं है, और उस समय में जब सारा कचरा इकट्ठा होता है तो उसके बहुत सारे पहाड़ ऐसे बन जाते हैं, और वो पहाड़ों सब का जो कचरा निकालना, फिर सेग्रीगेट करना अपने आप में बहुत टफ काम होता है, और कई बार उसको ऐसे ही डंप कर देते हैं। और ऐसे ही डंप करने से ये जो ग्रीन कचरा है उसका फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होने से उसमें से मीथेन जैसी गैस निकलती है, उससे आग लगती है, और उससे पूरा वातावरण जो है उसको पॉल्यूशन होता है। और पॉल्यूशन होने से हमको पता है अभी क्या लेवल है पॉल्यूशन का हमारे यहाँ, तो उससे और ग्रीन हाउस गैसेस से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस का मेन रोल है टेम्परेचर कंट्रोल करना, कुछ हद तक टेम्परेचर बढ़ाना ये। लेकिन यदि ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निर्माण हो जाएंगी तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमारी एक छोटी सी लापरवाही कि हम कचरे को अलग अलग नहीं रख रहे हैं, उसकी वजह से हम अपने घर का, अपने कॉलोनी का, अपने पर्यावरण का सबका नुकसान कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि कचरे को अलग अलग रखना है। उतना यदि हम करेंगे तो हम बहुत बड़ा अपना खुद का भी फायदा करेंगे और अपने शहर का, अपने देश का भी फायदा करेंगे। अभी जैसे ये बायोलॉजिकल वेस्ट है, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हम बायोलॉजिकल वेस्ट से घर में कैसे डील करें। तो जो भी सब्जियों का कचरा है, बगीचे का कचरा है, उस सबका हम घर में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। अब कंपोस्ट मतलब क्या, लोगों को लगता है कंपोस्ट करना मतलब कोई बहुत बड़ी टेक्निक है। एक्चुअली इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है। कंपोस्ट मतलब जो भी प्लांट वेस्ट, मतलब वनस्पति आधारित या जानवर आधारित
प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड जो भी कुछ कचरा है जो जैविक है, उसको सूक्ष्म जीवाणु खा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, उसको पचाते हैं और उससे मिट्टी की तरह भुरभुरा खाद बनाते हैं। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एरोबिक हैं, ये हवा में की उपस्थिति में काम करते हैं। तो जहाँ भी वो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया हो रही है, जहाँ ये माइक्रोब्स कचरे को खा रहे हैं, वहाँ हवा और पानी होना आवश्यक है। तो ऐसी कोई भी जगह, कोई भी खड्डा, कोई भी ढेर या कोई भी छोटी सी बास्केट जहाँ पर हवा का वहन अच्छी तरह से हो और जहाँ नमी हो, वहाँ ये कचरा अच्छी तरह से हम डिकम्पोज कर सकते हैं। और सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के रूप में हम अलग अलग प्रकार के पदार्थ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कल्चर ले सकते हैं, ताज़ा गोबर ले सकते हैं, पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। तो ये सारा जो कल्चर है जिसमें माइक्रोब्स हैं, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, गोबर प्रोवाइड किया है, जो पेड़ों के नीचे की मिट्टी है वो प्रोवाइड की है, हमारे बगीचे की मिट्टी है वो हमें नेचर ने प्रोवाइड की है, या फिर कुछ कल्चर बाजार से भी मिलते हैं, वो भी ले करके हम घर के कचरे से घर के घर में ही खाद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसकी विधि मैं अभी बताने वाली हूँ। अभी हमारे संस्था ने, स्त्रीमुक्त संगठन ने जो है वो एक कंपोस्ट बास्केट बनाई, बहुत अच्छी, बहुत यूज़र फ्रेंडली बास्केट बनाई। एक प्लास्टिक की बास्केट है, इसके अंदर चारों तरफ से जाली लगी हुई है ताकि मच्छर कीड़े इसमें न जाए, और बहुत सेफ है, हाइजीनिकली बहुत सेफ है, साफ़ सुथरी बास्केट है। इसके अंदर हमने नेटलॉन के, प्लास्टिक के नेटलॉन के 2 बैग्स रखे हैं। हर एक बैग के अंदर 1-1 किलो कल्चर डाला है, जो एक प्रकार से अच्छा डिकम्पोज मैन्योर ही है। उस कल्चर, दोनों बैग में अलग अलग कल्चर डाला हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमारे घर की जो सब्जी है वो सब्जी का कचरा जो है, उसमें यदि छिलके हैं सब्जियों के तो हम इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मेथी के बड़ी बड़ी डंठलें होती हैं, गोभी का बड़ा सा फूल होता है, तो इस तरह कुछ बड़ा बड़ा कचरा हो, फलों का, जो तरबूज का, खरबूज के बड़े बड़े छिलके होते हैं, तो इस तरह का जो बड़ा बड़ा कचरा है उसको सब्जी की तरह काट के टुकड़े करके फिर इस पॉलीथीन में डाल देना है। और पॉलीथीन में ऐसा नाड़ा लगा हुआ है ऊपर से, और नाड़ा को टाइट करके और उसको अच्छी तरह से हिला दिया जाए। यदि उसको असल में हिला देते हैं तो क्या होगा कि वो जो कल्चर है, वो कल्चर और वो जो सब्जी का कचरा डाला है या फलों का कचरा डाला है, वो कचरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाने के बाद में फिर से उसको आप नाड़ा बंद कर दीजिए और बास्केट में रख दीजिए। अब इसमें हमें 2 बैग दिए, इंटेंशनली 2 बैग दिए। क्यों 2 बैग दिए हैं? क्योंकि एक जो बैग है उसमें आप 15 दिन तक कचरा इकट्ठा करेंगे, दूसरे में 15 दिन इकट्ठा करेंगे। जब दोनों बैग भर जाएगी तब तक 1 महीना हो जाएगा, और 1 महीने में जो पहला वाला बैग था उस बैग का जो कचरा है वो करीब करीब 70-80% डिकम्पोज हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो पहले बैग का कचरा है उसको बास्केट में हमें पलट देना है, और एक पंजा साथ में देते हैं, उस पंजे से हिला देना है, और थोड़ा सा उसमें जो खाद बन गया है वो खाद निकाल के हम अलग से उसी खाली वाली बैग में डाल दें, और अलग से हमारे किचन का जो डस्टबिन है उसमें वो बैग रख दें और कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया बैग में हो रही है और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया बास्केट में हो रही है, जिससे कचरा और खाद मिल नहीं रहा। और जब खाद बन जाती है, जब जैसे हमने बास्केट में कचरा डाली है, खाद डाली है, कचरा और खाद मिक्स डाला है, उसके 1 महीने के बाद में अच्छी तरह से बिल्कुल फुल्ली डिकम्पोज मैन्योर, जैसा कि हम लोग लास्ट बास्केट में देख रहे हैं, लास्ट फोटो में देख रहे हैं, वैसा बन जाता है। अब ये जो कंपोस्ट है ये खाद भी है और ये कल्चर भी है। तो इसमें से आप आधा खाद जो है अपने बगीचे में डाल सकते हैं, सब्जियों के लिए डाल सकते हैं, फूलों के लिए डाल सकते हैं, और आधा खाद जो है फिर से वो नेटलॉक की बैग में डाल के फिर से आप उसको कल्चर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार यदि हमने ये बास्केट ले ली है तो हमें बार बार कल्चर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पूरी बास्केट है जिसमें कि 2 बैग हैं, 2 किलो कल्चर है, एक पंजा है, ये सब मिला के ये जो है सिर्फ 500 में पड़ती है। और ये जो पूरी बास्केट है ये हमारी जो कचरा बीनने वाली महिलाएं हैं उनको ही हमने ट्रेनिंग दिया है, और सावित्री महिला बचत गठ जो है वो उसको बनाती है। पर ये बास्केट हमारे संस्था का जो ऑफिस है, स्त्रीमुक्त संगठन का जो ऑफिस है गोपुरी में, ग्राम सेवा मंडल में, वहाँ ये बास्केट उपलब्ध है। तो हम लोग इस बास्केट की मदद से घर के ही कचरे से घर में ही अच्छे से खाद बना सकते हैं। जैसे ये अब मैं फोटोग्राफ्स को शेयर करूँगी कि हमने करीब 120 घरों में ये बास्केट दी है और सब लोग अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ताई है ये उन्होंने अपना कचरा डाल करके उसमें मिक्स किया, पंजे से मिक्स किया है, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में ये बास्केट भर गई है, उन्होंने इसको डिकम्पोज होने के लिए रख दिया है। ये मैडम है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे यूज़ किया। ये एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाती हैं, पॉलिटेक्निक में, ये भी काफ़ी उत्साह से बास्केट को यूज़ कर रही हैं। और जब बास्केट को 1 महीने रख दिया ढक के, उसके 1 महीने के बाद में खाद बन जाती है। तो वो खाद इस तरह से हम लोग जो है हमारे घर में जो गेहूँ छानने वाली छाननी होती है उससे निकाल लेते थे, एकदम बढ़िया चाय की पत्ती की तरह खाली खाद, काले रंग की खाद तैयार होती है।
और जो बचा हुआ ऊपर का हाफ डिकम्पोज मैटर है वो वापस हम लोग वो बैग में डाल के उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं, वो कल्चर का भी काम करता है। इस तरह से जो हमने घर में ही खाद बनाई है, उस खाद से हम अपने यहाँ छोटे छोटे कंटेनर्स में अच्छी हरी सब्जियाँ लगा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं बाज़ार में तो सब्जी बहुत महंगी है, और दूसरी वो जो सब्जियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का स्प्रे हुआ है, मतलब रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा छिड़काव करते हैं, जिससे कि ये सब्जियां हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो कुछ सब्जियां जैसे कि हरा धनिया है, यदि हमारे पास जगह नहीं भी है, कम भी जगह है, घर में सिर्फ आंगन है या बालकनी भी है, तो छोटे छोटे टब में, प्लास्टिक के बोरों में भी हम अपने घर में उपयोग के लिए सब्जी लगा सकते हैं। जैसे कि हरा धनिया आसानी से लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, उसके बाद में चौली भाजी लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। और आपने ये यहाँ पर देखा होगा कि जो हमारे घर में हम रिफाइंड तेल वापरते हैं, तो उसका जो पैकेट होता है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, इसके पैकेट में भी हमने यदि आधा कचरा आधा मिट्टी मिला करके उसको भर दे नर्सरी के बैग की तरह, तो बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ होती है। अभी आप देख रहे हैं कि एक पैकेट में 1 से 2 मूला निकलता है। और ये सब मेरे घर के फोटो है। यहाँ विशेष बात मुझे ये कहना है कि मूले से ज़्यादा हमने पत्तियों की सब्जी खाई, क्योंकि हमारी सॉइल बहुत इनरिच थी कंपोस्ट से, तो पत्तियां बहुत बार निकली। कई बार हमने हरी पत्तियों की सब्जी खाई। तो ग्रीन लीव्स की ग्रोथ के लिए ये जो हरा कचरे का खाद है, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इससे हम घर में ही किचन वेस्ट टू किचन गार्डन तक हम पहुंच सकते हैं। मतलब हमने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया और उसी की मदद से किचन गार्डन बनाया, तो हम किचन वेस्ट टू किचन गार्डन हमारी यात्रा हो सकती है। उसी तरह से यदि ज़्यादा कंपोस्ट, ज़्यादा हमारे पास कचरा है, तो हम अपने ही घर में, जैसे मैंने ये मोटरसाइकिल का कवर इस्तेमाल किया है, उस द्वारा निर्माल्य का यूज़ किया है। निर्माल्य और उसमें थोड़ा गोबर और उसके बाद में मिट्टी डाल करके इसको ढक दिया, इसको पूरा कवर कर दिया पॉलीथीन से। तो 1 से 1.5 महीने में जो है इसका बहुत अच्छा खाद बन गया। और उसी जगह पर, मतलब कोई हमने अलग से कंटेनर भी नहीं लिया, उसी खाद और मिट्टी का जो मिक्स मिश्रण मिला, उसी में हमने भिंडी लगा दी और 3-4 महीने तक हमने वो निर्माल्य के खाद से अच्छी भिंडी खाई। घर में बगीचा लगा, अच्छी भिंडी हमने उससे खाई। इसी तरह से यदि हमारे पास ज़्यादा घास फूस है, बहुत सारा कचरा है, गार्डन वेस्ट है, तो उसके भी हम अलग अलग कचरा गोबर पानी ऐसे मिला के ढेर बना सकते हैं। उसके ऊपर फिर काले पॉलिथीन से ढक सकते हैं। तो इस तरह से उसमें 1 महीने में 2 महीने में जो है अच्छी खाद बन जाती है। यदि सूखा कचरा है तो 2 महीने लगेंगे, हरा कचरा है तो 1 महीने में अच्छी खाद बन जाती है। यदि आपके पास ज़्यादा कचरा है, बगीचे का खाद है, बड़ा गार्डन है, तो इस तरह से ये बायोडंग कंपोस्ट मेथड से हम खाद बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह के कंटेनर्स भी हम लोगों को दिए हैं। इसका विशेष का जो हॉस्टल है, लड़कियों के हॉस्टल, लड़कों के हॉस्टल, जहाँ ज़्यादा सब्जियों का अच्छा निकलता है, घास फूस निकलती है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर जो है काफ़ी ऊंचा है और ऊपर से ढका हुआ है। तो ऊंचा विशेषकर इसलिए रखा गया है कि इसमें गाय, कुत्ता, सुअर ये सब मुंह न डाल सके। चारों तरफ से कवर्ड है, ऊपर से जाली लगी हुई है। तो इसके 2 पार्टीशन किए। एक पार्टीशन में कचरा इकट्ठा होगा, उसके बाद उसमें कल्चर डालेगा, गोबर पानी डालेगा, उसको हम लोग कवर कर देंगे, उसमें कंपोस्टिंग शुरू हो जाएगा एक साइड में। और दूसरे साइड में जो है हम कचरा इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग और कचरा इकट्ठा करना, ये प्रक्रिया अलग अलग करने से खाद बनने की जो एफिशिएंसी और जो खाद की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह के कंटेनर्स भी हम लोग हमारे संस्था की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोवाइड करते हैं। ये जो एक नेक्स्ट है, एक सबसे बड़ी समस्या होती है फूड वेस्ट की, कि जो घरों में भी और जहाँ हॉस्टल में मेस है या जहाँ कैंटीन है, वहाँ पर बहुत सारा जूठा अन्न निकलता है। वो अन्न को कैसे डिकम्पोज किया जाए, तो उसका जो है पूना का एक आरती करके संस्था, उन्होंने आरती गोबर गैस प्लांट डेवलप किया है, जिसमें 2 सिंटेक्स की टंकी का इस्तेमाल किया है। एक टंकी डाइजेस्टर के रूप में इस्तेमाल की, एक डोम के रूप में। तो ये जो सारा अन्न का कचरा है, जो चावल है, रोटी है, दाल है, इसमें थोड़ा गोबर मिला करके इसको फर्मेंट करते हैं और ये हम इसको फीड करते हैं। ये मेरे घर के ही फोटो है, हमने बनाया था, इस पर 3 साल मैंने प्रयोग किए थे। तो उसके बाद में ये जो फूड वेस्ट है, उससे बहुत अच्छी गोबर गैस मिलती है। इससे आप घर में पानी गर्म कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक जो है वो अच्छी गैस रोज इसमें मिल सकती है। साथ साथ में हॉस्टल लड़कियों के साथ में प्रयोग किए, पिपरी में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का हॉस्टल है वहाँ भी प्रयोग किए। तो वहाँ लड़कियाँ डेली जो है मेस का जो कचरा है वो 1 किलो 1.5 किलो कचरा जो है वो डालती थी, वो फूड वेस्ट उसमें। और उनका जो भी दूध गर्म करना है, चाय बनाना है, लड़कियों का जो कुछ मैगी वगैरह बनाना है, वो सारा काम जो है लड़कियाँ इस गोबर गैस से करती थी। तो फूड वेस्ट का भी हम बहुत अच्छी तरह से गोबर गैस में कन्वर्ट करके इसका उपयोग कर सकते हैं।
ये जो है इस प्रक्रिया में हम लोग कंपोस्टिंग और वेजिटेबल गार्डनिंग साथ साथ करते हैं। इसमें बास्केट लिए है जिसमें अंदर से पुराना कपड़ा लगाया हुआ है, चादर है, पर्दा है, पुराना कपड़ा लगाया है, और जो भी हमारे घर में जो सब्जियों का कचरा निकलता है वो कचरा, उसके ऊपर मिट्टी, फिर कचरा, फिर मिट्टी। मिट्टी मतलब पेड़ों के नीचे की मिट्टी होनी चाहिए, तो कि थोड़ी सी माइक्रोब्स में रिच हो, थोड़ी फर्टाइल सॉइल हो, ऐसा लेना है। कचरा मिट्टी करते हुए हम लोग ये बास्केट्स को अच्छी तरह से भरते हैं, और उसके बाद में 1 महीने तक के लिए वो कचरा सड़ने के लिए इस बास्केट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें हल्का हल्का बीच बीच में पानी देते हैं। बास्केट को हमें ज़मीन से ऊपर करीब 1-1.5 फुट तक रखते हैं, ताकि ऊपर से जो पानी डाल रहे हैं वो नीचे छत पे इकट्ठा ना हो, उसको अलग से अलग कंटेनर में हम इकट्ठा कर सकें। इसलिए बास्केट ज़मीन से ऊपर रखिए। और कई चींटियाँ भी होती है, एकदम ज़मीन पर रखने से कभी कभी पानी फैलने से चींटियाँ भी हो जाती है, तो चींटियाँ भी ना हो, अच्छे से एरेशन हो और पानी का भी रीयूज़ कर सकें, इसलिए हम बास्केट्स को ज़मीन से 1 फुट ऊपर रखते हैं। और 1 से 1.5 महीने के बाद में हम जब मिट्टी को हिला के देखते हैं, तो जब ऐसा लगता है कि पूरा कचरा जो है डिकम्पोज हो गया है, मिट्टी में कन्वर्ट हो गया है, तब उसमें हमने सब्जियों के बीज बो सकते हैं, विशेषकर पत्ता भाजियों के बीज। अभी आप ये बास्केट में देख रहे हैं कि इसमें पालक लगा हुआ है। आपको लगेगा कि इतने छोटे से बास्केट में कितना पालक होगा, लेकिन मैंने खुद, ये मेरे घर का ही फोटो है, 200 से 250 ग्राम, कभी 300 ग्राम पालक जो है कंटिन्यूसली पत्ते तोड़ के 2 से 3 महीने तक खाइए। तो इस तरह के 2 या 3 टोकने हमने लगा दिए, 2 या 3 बास्केट लगा दिए, तो एक परिवार के लिए अच्छे से सब्जी मिल सकती है। हरी सब्जी जो है, ताज़े पालक के पत्ते हम अपने घर से तोड़ के उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से हरी पत्तियों में हरा धनिया है, अभी तो ठंड का सीज़न आने वाला है, हरा धनिया है, पालक है, मेथी है, चौड़ी भाजी है, आंबट चुका है, अंबाड़ी भाजी है, ये सारे प्रकार की जो सब्जियां हैं हम बहुत कम जगह में सब्जी के कचरे को रिसाइकल करके अलग अलग बास्केट्स में लगा सकते हैं। उसी तरह से ये मेथी है, टमाटर है, बेल वाली सब्जियां, मेरे तो अपने घर में जो है करेला है, कद्दू है, लौकी है, ये सब बेल वाली सब्जियां भी हमने ये बास्केट्स में लगाई हैं। हरा प्याज है। अभी जब हम लोग गर्मी में ज़्यादा प्याज खरीद लेते हैं और बारिश होने से उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, अब वो जो हरे प्याज है वो यदि हम ये टोपलों में गाड़ देते हैं तो 2 से 3 महीने तक हम हरी प्याज की सब्जी अच्छे से खा सकते हैं। इस तरह से किचन वेस्ट से ही हम लोग बहुत अच्छा किचन गार्डन अपने घर में लगा सकते हैं, जिसमें घर में उपयोगी जो सब्जियां हैं, भिंडी है, बैगन है, टमाटर है, हरी प्याज है, पालक है, मेथी है, ये सब हम लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ मुख्य तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कचरा नहीं है। कचरा जो है उससे हम कमाई कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। यदि कचरे को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदला तो हम हर चीज़ से, भले वो गीला कचरा हो, भले वो सूखा कचरा हो, उसका पुनरुपयोग कर सकते हैं और उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ जो कहते हैं, कचरे से कमाई की जो बात है, वो हमने सचमुच करके दिखाई है और हम कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कचरे की तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण, नज़रिया बदलिए और कचरे का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कचरा नहीं है। एनीथिंग इज आउट ऑफ यूज इज वेस्ट। तो हम लोगों ने उसको आउट ऑफ यूज बनाया है, तो हम उसको यूजफुल भी बना सकते हैं। तो उस कचरे का कैसे उपयोग कर सकें, कैसे उसको यूजफुल बना सकें, ये थोड़ा सोच के विचार करके यदि हम करेंगे तो हम लोग ज़रूर 0 वेस्ट तक पहुंच जाएंगे, जहां कुछ भी चीज़ कचरा नहीं है, हर चीज़ का कुछ न कुछ उपयोग है। थैंक यू, धन्यवाद।